हाँ शायद सॉरी। सुजू मैम, वेलकम टू द सेकंड सेशन। हम बात कर रहे हैं बेसिकली हैजर्ड की और रिस्क की, जिसमें हमने पहले फेज में डिटरमिन किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैजर्ड एंड रिस्क। और हैजर्ड जो है वो बेसिकली किसी भी रिस्क की बेस होती है, उस बीमारी की जड़ होती है। तो उस जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी होता है, तभी हम उसको एनालाइज करके उस रिस्क के उसके अंदर जो खतरा मौजूद है उसको एनालिसिस करके तो फिर हम उसके लिए अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें उस मतलब हम डायग्नोसिस ही नहीं सही तरीके से कर पाए, मतलब हमने लेवल ऑफ रिस्क तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर इतना ज्यादा है, लेकिन हम उसके अप्रोप्रिएट हैजर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उस रिस्क को, तो फिर हम उसका कंट्रोल मेजर भी हमारा इफेक्टिव नहीं होगा। और एक जो बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है या रिस्क मैनेजमेंट होती है, उसमें आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे कि मतलब जब हम कंट्रोल मेजर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें किस किस्म के एनालिसिस करने होते हैं, हमें उस कंट्रोल मेजर्स को किस तरह अप्रोप्रिएट बनाना होता है, बैलेंस करना होता है अपनी मतलब है कि लेवल ऑफ रिस्क और उसके उसकी मतलब है कि जो कंट्रोल मेजर हम प्लेस कर रहे हैं उसमें और काफी सारे फैक्टर हैं, जैसे कॉस्ट का फैक्टर है और चीजें भी मैं आपको बताऊंगा इसमें आगे फर्दर हमारे जब थर्ड पार्ट में हम जाएंगे। तो टास्क एनालिसिस इज द सेकंड मेथड फॉर हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी उस बुराई की जड़ को पकड़ने का जो दूसरा हमारे पास मेथड होता है जिसको हम टास्क एनालिसिस कहते हैं। और ये जो हमारा यूएस का मॉडल है ना, यूएस के मॉडल में टास्क एनालिसिस या जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी इसको कहते हैं, इस पे बहुत ज्यादा काम होता है। मतलब वो यूके मॉडल में टास्क एनालिसिस इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन यूएस मॉडल में जो यूएस की सेफ्टी एंड हेल्थ है उसके अंदर टास्क एनालिसिस या जॉब सेफ्टी एनालिसिस बहुत ज्यादा परफॉर्म होते हैं, जो कि बेसिकली इनका मकसद क्या होता है कि हैजर्ड को या हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, इस प्रोसेस को किस तरह फॉलो किया जाता है, इसकी डिटेल तो यहाँ पे मतलब है कि इस बुक के अंदर स्कोप नहीं है इस टास्क एनालिसिस या बाकी जितने भी टेक्निक्स हैं हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने की, उनकी बेसिक नॉलेज ही आपसे रिक्वायर किया गया कि आपको पता होना चाहिए कि ये वाली टेक्निक्स इस तरह परफॉर्म करती है। बट इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, लेकिन ये इटसेल्फ तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं ये अपने अपने तौर पे एक मतलब मुकम्मल प्रोसेस है। ठीक है ना। तो जो टास्क एनालिसिस है इसमें सबसे पहले आप काम क्या करते हैं, सिलेक्ट द प्रोसेस टू बी स्टडीड। मतलब आपने ये देखना है उस प्रोसेस को पहले सिलेक्ट करना है जिसके अंदर कोई आपको शक है कि मतलब यहाँ पे कोई हेज़ार्डियस एक्टिविटी मौजूद है। ठीक है, अब आप जब अपने असेसमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप ऑब्वियसली मतलब आप देखते हैं कि कौन सी मशीन जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, उसके अंदर कोई हेज़ार्डियस एक्टिविटी है, या कौन सा प्रोसेस जो है उसके अंदर या कौन सी एक्टिविटी है। मसलन अगर वर्क एट हाइट हो रहा है तो वो भी एक हेज़ार्डियस एक्टिविटी है। ठीक है, मसलन अगर वहाँ पे कोई डस्ट जनरेट हो रही है, नॉइज जनरेट हो रहा है, मसलन वहाँ पे अगर कोई मैनुअल हैंडलिंग हो रही है, लिफ्टिंग वर्क हो रहा है, मतलब कोई इक्विपमेंट वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह, या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं, उनकी मशीनरीज काम कर रही हैं, फाउंड्रीज काम कर रही हैं, कन्फाइंड स्पेसेस मौजूद है वहाँ पे, तो आपको आइडिया होगा कि ये मतलब है कि उनमें से ज्यादा हैजर्डियस जो है वो प्रोसेस कौन सा है, उसको सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद रिकॉर्ड इन डिटेल हाउ द जॉब इज डन। एक स्पेसिफिक जॉब को आपने सिलेक्ट कर लिया, मिसाल के तौर पे आपने देखा कि वर्क एट हाइट जो एक्टिविटी है ये ज्यादा हैजरियस है यहाँ पे। ठीक है ना, जो आपकी साइट है जहाँ पे आप असेसमेंट करने निकले हैं, तो अब आपने क्या करना है कि उसकी तमाम डिटेल्स को रिकॉर्ड करना है। मतलब वो एक्टिविटी हो कैसे रही है, मतलब वर्क एट हाइट कितनी फीट हाइट के ऊपर हो रहा है, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया गया है, उसके लिए ऑथराइजेशन कहाँ से हुई है, ठीक है, कितने लोग उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सुपरविजन कैसे हो रही है, उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी पहले दी हुई है उनको या नहीं दी हुई। तो ये सारी डिटेल्स जो है ना उस जॉब से रिलेटेड आप उनको रिकॉर्ड करेंगे, अपने पास लिस्ट डाउन करेंगे। उसके बाद फिर आप इवेलुएट द रिस्क इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। ठीक है ना। अब आप देखेंगे जब आपने पूरे तमाम एक्टिविटीज को देखें, जब लिस्ट डाउन कर लिया तब आपको पता चलेगा
कि जो हैजर्डियस या रिस्की सिचुएशन है वो कहाँ पे है। आपने देखा, आपने ट्रेनिंग का रिकॉर्ड मेंटेन किया, आपने प्लेटफॉर्म वो जो स्काफोल्ड है जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड सारा मेंटेन किया, आपने उन लोगों की कितने वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सुपरविजन, जब आपने ये सारी चीजें नोट की, या आपने उनका जो वर्क परमिट होता है जो ऑथराइजेशन होती है उसको उसका रिकॉर्ड अपने पास नोट किया, तो जो चीज आप उसमें से मिसिंग होगी ना, ठीक है ना, वहीं पे हैजर्डियस सिचुएशन मौजूद होगी। मिसाल के तौर पे आपने देखा ट्रेनिंग रिकॉर्ड जो है वो उन लोगों का मौजूद नहीं है, ठीक है ना, ट्रेनिंग रिकॉर्ड होना चाहिए लेकिन नहीं है, उनको वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि अब वो हेजिडियस एक्टिविटी जो है वो रिस्की बन चुकी है, क्योंकि अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग जो है वो उनको वर्क एट हाइट की प्रोवाइड नहीं की। नो, द रिस्क लेवल इज मीडियम, ठीक है ना, मतलब अगर ट्रेनिंग नहीं है। अब उसके ऊपर आगे चलेंगे मजीद। अब आप जब उस पूरी जॉब को एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं उस प्लेटफॉर्म के जो साइड्स के ऊपर गार्ड्स होती हैं, गार्ड रेल्स होती है, ठीक है ना, मतलब स्काफोल्ड जो होता है या मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म जो यूज करती है वो होता है हाइट के लिए, तो उसके जो गार्ड्स हैं वो अप्रोप्रिएट मतलब लेंथ पे नहीं है, ठीक है ना, वो अपनी जगह पे नहीं है, या मतलब जो वर्कर हाइट पे काम कर रहे हैं उन्होंने वो जो फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जिसको फॉल अरेस्ट सिस्टम कहते हैं हम, वो नहीं पहने हुई, हेलमेट नहीं पहने हुए, पीपी, दैट मीन्स नो दी हैजर्डियस एक्टिविटी हैज बिकम रिस्क, अब उनके अंदर रिस्क बन चुका है, ठीक है ना। तो अब आपने मजीद उसको फिर एक्सप्लोर करना है कि उसका इवेलुएट करना है कि वो लेवल ऑफ द रिस्क कितना है। तो अगर तो मतलब है कि मिसाल के तौर पे अगर ट्रेनिंग का मामला हम ले लें कि अगर आपके वर्कर्स ने इंडक्शन ट्रेनिंग ली है लेकिन जो स्पेसिफिक वर्क एट हाइट के रिलेटेड ट्रेनिंग है वो नहीं ली, उसमें से हम ये भी देख सकते हैं अगर 10 वर्कर हाइट पे काम कर रहे हैं उसमें से 2 ने ली है, 8 ने नहीं ली, या मतलब है कि कुछ ने ली है, कुछ अगर तो सबने ली है नहीं ट्रेनिंग ली तो दिस मींस द लेवल ऑफ रिस्क इज हाई। अगर कुछ ने उसमें ली है तो इसका मतलब है कि हाँ वहां पे जा कुछ लेवल ऑफ रिस्क थोड़ा कम हो गया। तो उस जॉब की जो एक्टिविटी है उससे उसके अंदर जो हेजिडियस या रिस्की सिचुएशन है उसको एनालाइज करना है आपने ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, और फिर आपने देखना है कि उसका लेवल इस वक्त क्या है। उसके बाद डेवलप ए सेफ सिस्टम फॉर कैरिंग आउट दी वर्क। अब देखिए जब आपने उस जड़ को पकड़ लिया, मिसाल के तौर पे आपने देखा कि जब आपने सारी ये एक्टिविटी की, टास्क एनालिसिस किया, आपको पता चला कि जी आपके जो वर्कर्स हैं वो मतलब है कि हाइट पे काम कर रहे हैं लेकिन उनका जो प्लेटफॉर्म है वो जो स्काफोल्ड है वो ही एज पर स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना, जो कि एक्चुअली एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने असेस कर लिया है, नाउ द रिस्क इज हाई, दे कैन फॉल एनी टाइम, किसी भी वक्त उनके लोड से वो गिर सकता है। तो आप उसको जब हाई हो जाएगा तो इसका मतलब है कि नाउ यू हैव टू स्टॉप द वर्क। आपने जब हाई की जजमेंट ले ली वहां पे तो आप उसको स्टॉप वर्क करें और सबसे पहले उसको एज पर स्टैंडर्ड इरेक्शन करें उसकी, या करवाएं किसी सुपरवाइजर से जो कि ऑथराइज्ड है उसको इरेक्ट करने का, ठीक है ना। और एज पर स्टैंडर्ड जिस स्टैंडर्ड को आप फॉलो कर रहे हैं वहां पे, मतलब हर कंपनी मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है ना, कुछ लोकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई ओशा के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, कोई यूके के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। तो आपने ये भी देखना है कि आपकी कंपनी के अंदर इस स्काफोल्ड से रिलेटेड कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है। तो जब वो स्टैंडर्ड वायलेट हो रहा होगा तो आप फौरन स्टॉप वर्क करेंगे क्योंकि रिस्क लेवल इज हाई। तो अब आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले तो आप उसको मतलब है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का मतलब ये है कि आप उस स्काफोल्ड को एज पर स्टैंडर्ड पहले करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद काम शुरू करवाएंगे आपके। और अक्सर ये होता है कि मतलब हेल्थ सेफ्टी के जो ऑथोराइज लोग होते हैं जब वो असेसमेंट करते हैं और देखते हैं कि कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसके अंदर बहुत हाई लेवल का रिस्क मौजूद है और अगर वो जस्टिफाइड है वो काम रुक जाना चाहिए एज पर पॉलिसी प्रोग्राम जो भी लॉ है उसके मुताबिक। अब इम्प्लीमेंटेशन आपने प्रपोज कर दी, एक हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया, उसके अंदर रिस्क मौजूद है, उसकी इवैल्यूएशन आपने की, फिर आपने एक सेफ सिस्टम प्रपोज करके दे दिया जिसको कंट्रोल मेजर कहते हैं। देन फिर आपने ये भी देखना है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हुई है और उसकी मेंटेनेंस भी हो रही है या नहीं, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड वहाँ पे डेवलप किया था
उसी स्टैंडर्ड पे अगली दफा अगर वर्क एट हाइट होगी तो क्या उसी तरीके से हो रही है, या के मतलब वो जस्ट आपकी मौजूदगी में तो हो गई, अगली दफा में वो फॉलो नहीं हो रही, तो फिर वो रिस्क लेवल अगेन हाई होगा। फिर वो आपको पहली जो एक्सरसाइज है उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि दूसरी सूरत में वो हादसा हो सकता है। तो ये बेसिकली टास्क एनालिसिस का प्रोसेस होता है, जिसको हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है जिसको मीप एनालिसिस कहते हैं, MEEP, ये भी हम यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर हम जो भी मटेरियल यूज हो रहा होता है किसी एक्टिविटी के लिए, उसको डिटेल से एनालाइज करते हैं। अब वो मिसाल के तौर पे अगर आप कोई प्रोडक्शन कंपनी है, कोई चीज, बस मिसाल के तौर पे आप बेक्ड आइटम बनाते हैं, बेकरी है, ठीक है, और आपको रॉ मटेरियल जो मिल रहा है उसमें दूध भी आता है, अंडे भी आते हैं, बाकी और मैदा वैदा जो भी आता है। अब अगर उस मटेरियल में एक चीज जो है वो खराब आ गई है आपकी, ठीक है ना, तो दैट मीन्स के आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना। उसके अंदर मतलब है कि जो आपका मतलब है कि चाहे वो आपका रॉ मटेरियल है, चाहे वो आपका वर्किंग मटेरियल है, ठीक है ना, उसके अंदर भी अगर कोई फॉल्ट है तो तब भी वहां पर रिस्क जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए मटेरियल को एनालाइज किया जाता है इसमें पहले, फिर उसके बाद इक्विपमेंट एंड प्लांट को डिटेल से एनालाइज किया जाता है कि आप जो इक्विपमेंट वहाँ पे यूज कर रहे हैं इसके अंदर कोई ऐसा इक्विपमेंट तो नहीं है जिसके अंदर रिस्क मौजूद हो। देखिए, अगर तो इक्विपमेंट एज पर स्टैंडर्ड हो, ठीक है, एज पर जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं उनके मुताबिक अगर चीज यूज हो रही है, तो फिर वो रिस्क तो नहीं है ना। मतलब एक अगर आप फर्ज करें आपकी कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अगर सेफ मैनर से यूज हो रही है तो वो तो आपके फायदे की चीज है ना, उसको उसमें रिस्क नहीं है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप उस जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उसको वायलेट करेंगे लोग, तो फिर रिस्क बनेगी ना, फिर वो हादसा होने का खतरा है वहां पे। तो इसी तरह आपका प्लांट जो है, अगर मतलब पूरा प्लांट अगर एक मजबूत स्ट्रक्चर पे खड़ा है और एज पर जो आपकी डिजाइन की डेवलपमेंट है उसके मुताबिक प्लांट आपने इरेक्ट किया है अपना पूरा, तो तब तो उसके अंदर रिस्क नहीं होगा। लेकिन अगर उस प्लांट के अंदर कोई ऐसी रिस्की सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो उसको एनालाइज करना फिर मतलब जरूरी होता है। और इक्विपमेंट और प्लांट को भी एनालाइज करके आप हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओवरऑल एनवायरनमेंट को भी एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर ये जो मीप एनालिसिस होता है इसमें हम इन चीज़ों को फोकस करते हैं, मटेरियल्स को, इक्विपमेंट्स को, प्लांट्स को और इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट मीन इन्वायरमेंट आपका फिजिकल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी होता है। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है कि जो आपको नजर आ रहा होता है, मसल वहां पे रोशनी कितनी है, वहां पे अंधेरा कितना है, वहां पे मतलब है कि मतलब है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की प्रोविजन कितनी है, एग्जॉस्ट इमिशन तो नहीं है वहां पे, कोई डस्ट फैक्टर तो नहीं है। ये होता है फिजिकल इन्वायरमेंट। और एक होता है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, वो क्या, ये मतलब ऐसा कल्चर तो नहीं है जिसमें लोग बात बात पे झगड़ पड़ते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। मतलब उनके अंदर मतलब है कि वो जो या वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, या रश बहुत ज्यादा है, कंजेशन बहुत ज्यादा वहाँ पे। तो इस इन्वायरमेंट को भी एनालाइज करके हम हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। लोगों को भी हम जो है अपने वर्कर्स को, अपनी जो वहाँ पे प्लांट पे लोग काम कर रहे होते हैं उनकी एनालिसिस करके भी हम हैजर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। और चेकलिस्ट के थ्रू हम ये प्रैक्टिस करते हैं। चेकलिस्ट हमारे पास मतलब हम यूज कर सकते हैं इस मीप एनालिसिस के लिए एक स्पेसिफिक चेकलिस्ट बनती है, उसको यूज करके हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं अपनी। उसके बाद ये और टेक्निक्स हैं जिसमें फेलियर ट्रेसिंग टेक्निक्स जो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है, जिसमें हैजर्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडीज एक टेक्निक है, दूसरी फॉल्ट ट्री एनालिसिस है, तीसरी फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस है, चौथी इन्वेंट्री एनालिसिस है। ये चार जो टेक्निक्स हैं ये मतलब डिफरेंट वर्क इन्वायरमेंट्स के अंदर यूज होती है टू आइडेंटिफाई दी हैजर्ड्स, ठीक है। और इनको मतलब है कि जैसे मतलब कोई केमिकल ओरिएंटेड इन्वायरमेंट है, मतलब कोई कहीं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही है वहाँ पे, या केमिकल का यूज ज्यादा हो रहा है, या जैसे ऑयल एंड गैस का सेक्टर है उसके अंदर आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स जो आप ड्रिल करते हैं ग्राउंड के अंदर से, जिसमें गैसेज होती हैं, लिक्विड्स होती हैं, रॉ फॉर्म में होते हैं, तो वहाँ पे हैजॉब बहुत ज्यादा यूज होती है। ये हैजॉब की जो स्ट्रेटजी है टू आइडेंटिफाई द हैजर्ड, ये वाली टेक्निक यूज होती है वहाँ पे। इसके अलावा ये फॉल्ट ट्री एनालिसिस भी यूज किया जाता है, फेलियर मोड इफेक्ट, इसको हम वन बाय वन आगे
डिस्कस भी करते हैं। हैजर्ड एंड ओपेबिलिटी स्टडी, हैजॉप जिसको कहते हैं, हैजॉप स्टडी आइडेंटिफाइज हैजर्ड्स and operability problems. The concept involves investigating how the plant might deviate from the design intent. मतलब ये मतलब है कि आपका जो मतलब प्लांट आपने मैन्युफैक्चर वो बिल्ड की है, उसमें मतलब अगर उसकी उससे डेविएशन हो जाती है किसी वजह से, मिसाल के तौर पे आपने किसी जगह पे कोई कंस्ट्रक्शन की है, हल्का सा वहां पे अर्थक्वेक हो गया, जर्क हुई है जमीन में, तो वो प्लांट गिर गया, ठीक है, डेविएट कर गया ना आपके मेन डिजाइन से। इसका मतलब है कि जो आपका मेन प्लांट को मैन्युफैक्चर या कंस्ट्रक्ट करने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था। मतलब उसमें आपने इस चीज को जहन में नहीं रखा कि यहाँ पे जो है मतलब है कि इस तरह की सिचुएशन, इन्वायरमेंटल सिचुएशन हो सकती है कि जमीन में वाइब्रेशन होती है, तो वो फौरी तौर पे गिर गया। अक्सर आपने देखा होगा जो कमजोर स्ट्रक्चर होते हैं ये इस तरह की सिचुएशन में गिर जाते हैं, वहां पे हैजॉफ की स्टडी इनिशिएट होती है और फिर वो डिटरमिन किया जाता है कि इस में बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स थी, क्यों नहीं मतलब इसको देखा गया, इस स्ट्रक्चर को, कि मतलब वो इस लेवल ऑफ फोर्स को जो है वो बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता। तो फिर उसी की बेस के ऊपर फिर फर्दर आपको पता है, फिर जापान देख लें आप, जापान में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे वो वल्नरेबल है बहुत ज्यादा अर्थक्वेक से, अक्सर वहाँ पे आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को डेवलप इस तरह कर लिया कि वो मतलब मैक्सिमम फोर्स को अप्लाई करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो बिल्डिंग्स होती हैं, ताकि वो अगर झटके लगते भी हैं तो उसको सस्टेन कर सकें। तो इसी तरह मतलब है कि अगर आप अपनी मतलब है कि प्लांट के अंदर कोई इस टाइप की फोर्स को अप्लाई करके और अमूमन ये हैज़ॉफ की स्टडी एक प्रिवेंटिव भी होती है, लेकिन ये जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी फिर इसको हम एनालिसिस करते हैं और चेकआउट करते हैं कि ये इसकी बेसिक रीजन क्या थी इस प्लांट के गिरने की या पूरा इक्विपमेंट डैमेज होने की। आपको पता है ये मक्का में वो चंद साल पहले ये जो लिफ्ट गिरी थी, आपको याद होगा या पता होगा, उसमें सैकड़ों लोग जो हैं उनकी हलाकत हो गई थी। तो उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन हुई थी वहाँ पे, और इन्वेस्टिगेशन की बेसिस के ऊपर बहुत सारी कंपनियां ब्लैकलिस्ट हुई थी, बिन लादेन कंपनी भी उसमें थी एक, और बाकी कंपनियां भी थी। तो मतलब है कि ये जो हैज ऑफ है बेसिकली ये इनिशिएट होती है बड़ी हाई प्रोफेशनल लेवल के ऊपर। जब ये इनिशिएट होती है तो फिर उसमें वो मतलब है कि उस उन डेविएशंस को फाइंड आउट किया जाता है कि आपका तो बेसिकली जो डिजाइन था वो ये था, लेकिन जब उसको बनाया गया तो उसमें ये वायलेशन की गई, ठीक है, या आपने ये वाला मटेरियल यूज करना था लेकिन जब उसको आपने कंस्ट्रक्ट किया तो उसमें ये चीज जो है वो तो वो हैजर्ड बन गई आपकी। मतलब आपने जब अपने डिजाइन से डेविएट कर लिया, मीन्स के वायलेशन कर ली कि वहां पे कोई ना कोई मतलब है कि रिस्क मौजूद है, और वो फिर जब कोई लाइवलीहुड होती है, कोई मतलब है कि इंट्रैक्शन होती है किसी रिस्क फैक्टर की, तो वो प्लांट गिर जाता है, ठीक है। तो ये हैज ऑफ की स्टडी जो है ये हम इनिशिएट करते हैं, कर सकते हैं टू फाइंड आउट दी हैजर्ड्स। इस तरह फॉल्ट ट्री एनालिसिस की भी टेक्निक यूज होती है, जिसको एफटीए कहते हैं, प्रोवाइडिंग सिस्टमैटिक अप्रोच टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉसिबल occurrences that could combine to produce an undesirable effects। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब है कि आप मैन मटेरियल और मतलब है कि लॉजिक्स के थ्रू आप जिस तरह एक ट्री की ब्रांचेस होती है ना, इस तरह मतलब है कि आप उसको तमाम फैक्टर्स को वहां पे लिखते हैं, ठीक है। और ये तमाम जो टेक्निक्स हैं ये एक इटसेल्फ इंडिपेंडेंट स्टडीज हैं। पोल्ट्री एनालिसिस इटसेल्फ एक पूरी ट्रेनिंग है, ये जॉब सेफ्टी एनालिसिस इटसेल्फ एक कंप्लीट ट्रेनिंग है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने इतना ही इस सिलेबस के अंदर बताया हुआ है कि ये वाली टेक्निक्स जो है ये यूज होती हैं टू आइडेंटिफाई दी हैजर्ड्स, और इनमें से बहुत सारी को आप यूज कर सकते हैं या मतलब किसी एक को भी आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट दी हैजर्ड्स। क्योंकि जब आप रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे ना, तो अपनी जो एग्जाम के अंदर रिस्क प्रोफाइल बनानी होगी, तो वहाँ पे आपने कहीं ना कहीं मेंशन करना होगा कि ये जो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन है विद दिस टूल एनालिसिस मैंने फाइंड आउट की है, मतलब फॉल्ट्री एनालिसिस के थ्रू या कोई और जो हमने इससे पहले भी डिस्कस की है। फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस ये भी एक टेक्निक है। फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस एक क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर मेथड फॉर हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। मतलब ये भी एक टेक्निक है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसका दे देता हूँ
कि मतलब सबसे पहले तो देखा ये जाता है कि फॉल्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है ना। और फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हर फॉल्ट का एक एनालिसिस किया जाता है, और उसमें जितने बाकी फैक्टर्स मौजूद होते हैं उनकी भी एनालिसिस की जाती है क्वालिटेटिव तरीके से। मतलब अंदाजा लगाया जाता है कि ये फॉल्ट किस वजह से हुआ। क्या मतलब मिसाल के तौर पे अगर मशीन का कोई पार्ट है वो टूट गया, ठीक है ना, तो उस मतलब है कि उसकी कॉज क्या थी, उसकी कॉज क्या थी और इसका इफेक्ट क्या हुआ। इफेक्ट ये था ना कि मशीन का पार्ट चलते चलते टूट गया, ठीक है, ये इफेक्ट हुआ। कॉज क्या हुई कि वो जो मशीन का पार्ट है उसको आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो एज पर स्टैंडर्ड था या कि जुगाड़ तरीके से लगाया गया था। ठीक है, जुगाड़ समझते हैं ना, पाकिस्तानी हम लोग जुगाड़ करते हैं ना, कि अक्सर ये होता है कि मशीन के अंदर जुगाड़ तरीके से या लो क्वालिटी मटेरियल यूज कर लिया जाता है। तो फिर जब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है और जब वो मशीन चलती है अपने एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ, तो वो सस्टेन नहीं कर पाता वो एरिया जहाँ पे वो काम हो रहा होता है, तो वो पार्ट टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कॉज इसकी क्या थी कि वीक मटेरियल था, इफेक्ट क्या हुआ कि वो पार्ट टूट गया, ठीक है। That is basically the concept of the failure modes and effect analysis, कि उस कॉज को और इफेक्ट को हम डिटरमिन करते हैं जहां पे भी हमने रिस्क असेसमेंट करनी होता है, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसके बाद रिस्क असेस करना होता है। अब हम मतलब है कि जब हम रिस्क असेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस होती है ना, तो हमने ये देखना होता है कि हैजर्डियस एक्टिविटी कौन सी। अब आप कभी फोकस करें, आप जब किसी फैक्ट्री एरिया का विजिट करते हैं, ठीक है ना, तो अंदर मल्टीपल किस्म की एक्टिविटीज हो रही होंगी ना। कहीं पे वर्कर्स जो है वो कुछ काम कर रहे होंगे, कहीं पे प्रोडक्शन हो रही है, कहीं पे जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं पे पेंट वर्क हो रहा है, सिविल वर्क हो रहा है, कहीं पे मतलब जिस नोयत की ऑर्गेनाइजेशन होगी उस नोयत का काम वहाँ पे हो रहा होगा। मसलन अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो मोबाइल से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही होंगी। कहीं पे रॉ मटेरियल आ रहा होगा, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन हो रही होगी, कहीं पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, कहीं पे उसकी स्टोरेज हो रही होगी, कहीं पे उसको डिलीवर कर दिया गया हो रहा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती है इनके अंदर आपने बीइंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि किन एक्टिविटीज के अंदर हैजर्डियस सिचुएशन मौजूद है, वहां पे फिर रिस्क भी है। तो इन्वेंट्री एनालिसिस, फॉल्ट ट्री एनालिसिस देख लें, इन्वेंट्री एनालिसिस, ये तकरीबन एक ही चीज है। Inventory analysis is a forward-thinking process based on binary logic in which an event either has or has not happened, or a component has or has not failed. It is evaluable in analysis the consequences arising from failure of undesirable event. ये अमूमन इन्वेंट्री एनालिसिस अमूमी तौर पे हमारे लेवल पे नहीं होता ज्यादा। ये जैसे मैंने आपको बताया बड़ी हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये उनके अंदर होता है कि मतलब एक एक लॉजिकल तरीके से जो मतलब पूरे इवेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और फिर वहां पे जाके उसका फॉल्ट जो है वो सर्च किया जाता है। तो इतना फिलहाल इस लेवल पे आपको इतना पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री एनालिसिस की भी टेक्निक मौजूद है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे लेवल के ऊपर अमूमन इससे रिलेटेड कुछ ज्यादा क्वेश्चन वगैरह मैंने कभी देखा नहीं है आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक के बारे में। हाँ, रिस्क प्रोफाइलिंग में आपको मेंशन करना पड़ता है। अमूमी तौर पे जो ज्यादा पॉपुलर मेथड है जैसे ऑब्जर्वेशन है, या हमारा जो वो है टास्क एनालिसिस, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, उसके जरिए हम ज्यादा परफॉर्म करते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी करते हैं, चेकलिस्ट के थ्रू भी करते हैं, जो हमारी सेफ्टी डेटा शीट्स होती हैं उनके थ्रू भी करते हैं। तो मतलब पुरानी जो रिस्क असेसमेंट्स होती हैं उनके थ्रू भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये थोड़ी एडवांस लेवल की हैं, इसमें वन बाय वन आपको इसकी ट्रेनिंग अगर जब लेंगे तो फिर आपको इनकी डिटेल पता चलेगी कि इनको कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्कर इनपुट, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब ऑब्जर्वेशन तो हम जब करते हैं तो उसमें हम जो जैसे एक जनरल है वो जब अपने किसी हॉट परसूट एरिया की रिपोर्ट लेना चाहता है, वो जज करना चाहता है कि मेरे जो फ्रंट पे कौन सा एरिया ज्यादा खतरनाक है जहाँ पे दुश्मन ज्यादा ताकत के साथ मेरे ऊपर हमला कर सकता है, ठीक है ना। तो वो कैसे उस तक पहुंचेगा, वो जाहिर है जब तक उस फ्रंट लाइन जो वहां पे फ्रंट पे उसने जो सोल्जर तैनात किया हुआ है जब तक उससे कांटेक्ट नहीं करेगा या उससे चाहे वो फिजिकली
वो खुद जाके उधर उससे कांटेक्ट करे, चाहे वो किसी कम्युनिकेशन के तरीके से उससे कांटेक्ट करे। तो फ्रंट लाइन जो वर्कर होता है ना, वो उसके पास बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट वो आपको वहाँ की सिचुएशन बता रहा होता है कि जी मेरे सामने इतने सोल्जर्स हैं, इतने टैंक खड़े हैं, इतना एरिया ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो उससे फिर जो उसका कमांडर होता है वो जज करता है कि ये अब यहाँ पे जो अगर खुदा ना खास्ता अटैक होता है हमारे ऊपर, तो हमें इतनी फोर्स इसके पीछे दिफा के लिए चाहिए। तो इसी तरह जब हम अपना बीइंग प्रोफेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, जब हम अपनी असेसमेंट करते हैं रिस्क की, तो हम अपने जो वर्कर होते हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनके साथ हमारा मैनेजमेंट सिस्टम भी हमें कहता है कि आप उनके साथ एक कोऑर्डिनेटेड कंसल्टेशन का प्रोसीजर बनाएंगे, आप फ्रंट लाइन वर्कर्स के पास जाएंगे। अच्छे जो मैनेजर मैंने देखे हैं वो तो लाजमी जाते हैं। हाँ, एक अगर मैनेजर की मतलब नेचर इस किस्म की है कि वो ऑफिस से उठता ही नहीं है, सीट पे बैठा रहता है और बस वो पेपर वर्क के ऊपर बिजी रहता है, तो फिर वो फिजिकली सिचुएशंस को मिस कर जाता है, ठीक है ना। वो मतलब है कि फिर प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता जिस तरह से इसमें फिजिकली आपको नॉलेज मिलता है। तो मतलब है कि मैनेजर्स को हर वक्त नहीं, मतलब सम एक्सटेंट, मतलब अपने वर्कर्स के साथ जाके मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अगर आपने मिसाल के तौर पे एक प्लांट लगाया हुआ है जो कि शदीद गर्मी के अंदर वर्कर आपके काम कर रहे हैं, तो आप जब उधर जाएंगे तो आपको पता लगेगा ना कि किस टाइम पे जब हीट का लेवल कितना होता है तो उनकी हालत क्या होती है, ठीक है ना। तो वो वर्कर भी आपको बताएंगे, आपको खुद भी पता लगेगा। तो वहां पे फिर आप जो है ना बेहतर असेसमेंट कर सकेंगे उस चीज की कि लेवल ऑफ रिस्क यहाँ पे क्या है। तो उसकी बेसिस के ऊपर आप प्रपोजल्स भी बेहतर और स्ट्रॉन्ग बना सकेंगे, ठीक है ना। तो आपकी प्रपोजल जो होगी, मतलब जाहिर है आपने अपनी हायर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेनी है ना, मतलब वहां पे अगर आपने कोई कंट्रोल में ये अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए होगी अपनी मैनेजमेंट की। उनको कन्विंस करना है कि यहाँ पे जो है हमें फलां चीज चाहिए ताकि हमारे वर्कर्स जो है वो इस रिस्क से बच सकें, उनकी जान को, उनकी सेहत को खतरा है अगर इस रिस्क को हमने कंट्रोल ना किया। तो इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा अपनी मैनेजमेंट के सामने, तभी वो आपसे कन्विंस होंगे, तो वो आपके लिए बजट इशू करेंगे कि ठीक है यार, ये आपकी सजेशन हमें पसंद है बिल्कुल। अगर हमारे वर्कर खुदा सा एक भी डेथ हो जाती है वहां पे, तो हमारा पूरा प्लांट जो है उसकी रेपुटेशन एट स्टेक हो जाएगी, ठीक है। हमारा काम बंद हो सकता है, रेगुलेटरी हमारे ऊपर कंप्लाइंस आ सकता है, कोई इन्वेस्टिगेशन खड़ी हो सकती है, कोर्ट में जा सकता है केस। इसलिए बेहतर ये है कि हम इसको कंट्रोल कर लें। बस का आपको पता है ना कि कंट्रोल में ये बड़े कॉस्टली होते हैं, बड़ी बड़ी हैवी कॉस्ट होती है उनकी। तो वो उस बजट को निकालना मैनेजमेंट के लिए इतना आसान नहीं होता। तो वो उसी को कहते हैं हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब आप एनालिसिस करते हैं, आप अपनी असेसमेंट प्रॉपर परफॉर्म करके उनके एविडेंस साथ में डाल के प्रपोजल भेजते हैं ऊपर, तो उसकी वर्थ होती है वो, उसका कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैनेजमेंट आपको गो अहेड देती है। लेकिन अगर आपने मोटा मोटा काम किया है, किसी दूसरी कंपनी की रिस्क असेसमेंट उठाई है, उसका उसके ऊपर अपना नाम चेंज करके नीचे, अमूमन यही होता है हमारे यहाँ, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट किया है, छापा मारा है और गलत मलत करके बस ऊपर नाम शाम चेंज करके, मोर चेंज करके, तो अपना नाम लिख के लगा दिया जी कि मैंने ये परफॉर्म किया है। लेकिन जब आप मैनेजमेंट उसके डिग आउट करेगी, पूछेगी कि जी हाँ जी ये बताएं, ये वाला फैक्टर आपने किस तरह एनालिसिस किया, हमें साबित करें, तो वहां पे फिर आप डिले पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे आप अपने आप को साबित नहीं कर पाते। तो इसलिए जो भी प्रपोजल आप बनाए सॉलिड बनाए। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करें तो नकल मत मारे, ठीक है ना। लोग करते हैं आसानी के लिए करते हैं, टाइम नहीं है, बस यार मतलब है ठीक है यार सर से उतारना है, ठीक है ना। तो ये खासकर जो हेल्थ सेफ्टी की फील्ड है, इसमें ये नकल बड़ी डेंजरस हो सकती है। ये इंसानी जिंदगियों का मामला होता है। अगर आपने मतलब है कि एक एक्टिविटी कर भी ली है, असेसमेंट आपने बना भी ली है, लेकिन वो नकल मार के बनाई है, तो हो सकता है आपसे वो रिस्क ही मिस हो गया हो जो एक्चुअली वहां पे हो, और वही रिस्क किसी बड़े हादसे का वहां पे बाइस बन जाए, और आप खुदा ना खास्ता आप भी तो वहीं पे होंगे ना, मतलब उसी प्लांट के अंदर है, आप भी तो उसका शिकार हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। तो इसलिए इस काम में ईमानदारी जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो वर्कर्स के साथ जो है वो कंसल्ट जरूर करें। जी इजाज, आपने हैंड रेज किया, वेलकम। सर एक दफ़ा मैं और तारक साहब हम काम कर रहे थे। हम्म, तो हमने तारक साहब को एक सर रिपोर्ट दी थी। तो उस रिपोर्ट के ऊपर तारक साहब ने कमेंट किया था कि यार जी तुसी 2 नंबर करना सी,
तो कम से कम कंपनी का नाम तो बदल दो। अच्छा, इसका मतलब है कि तारक मैंने साहब। जो जो बात की है आप इस तजर्बे से गुजर चुके हैं। सही सारे इस है। पूरे प्रोसेस से हम गुजर चुके हैं। तारक साहब हाजिर हो वो। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जी, ऐसे। ये तारिक साहब, ये देख लें फिर, ये मतलब है कि आपने भी पकड़ लिया, इसका मतलब है कि आप एक अच्छे मैनेजर हैं, ठीक है ना। वरना तो मैनेजर भी जो है वो भी नहीं पकड़ते, वो कहते हैं यार अच्छा किया है, काम तो हो गया ना, बस डन सर, तो सर वो पाओ। किसी और कंपनी का मैथ स्टेटमेंट था, हाँ, तो हम उसमें नाम भी नहीं बदल सके, रहे काफी जगहों पर रह अच्छा गया था वो। तो फिर अच्छा तारक साहब अच्छा। कहते हैं यार सर तुझे इतने दो नंबरी करनी है, काफी तो कम से नेग्लिजेंसीज। कम सही तरीके की करो। जी जी सर। नहीं यार सब ये कुछ चेंज कर दिया है और जिस कंपनी का कॉपी पेस्ट किया है उसका नाम ही नहीं चेंज किया। अच्छा, चले, वो कोई इन्होंने लूप होल छोड़ दिया पकड़ने के लिए ना। वरना कई तो ऐसे स्मार्ट होते हैं जो कर भी जाते हैं कॉपी पेस्ट और पता भी नहीं लगने देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी बदतमीजी होती है मेरे ख्याल में। जी जी। दैट शुड नॉट बी डन। देखिए आप सीख लें, बेहतर ये है कि आप काम सीख लें, बजाय इसके कि वो किसी देखें, रिस्क एक ऐसी चीज होती है जो कि आप भी उसमें कमिट हो सकते हैं, आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप मीन्स के अगर आपने खुद किसी एरिया की असेसमेंट की है और कॉपी पेस्ट करके दे दिया है, और अगेन मैं वहाँ पे इसी बात को दोहराऊंगा कि अगर वो कोई खुदा ना खास्ता एक्चुअल रिस्क वहाँ पे मौजूद है जिसकी तरफ आपकी नजर ही नहीं गई, मतलब आपने काम ही नहीं किया, तो नजर क्या जाएगी, आपने उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया उस एक्टिविटी को, तो आप ना तो आपने उसको एज को आइडेंटिफाई किया, ना उसका लेवल ऑफ रिस्क डिटरमिन किया, ना उसका आपने कंट्रोल मेजर सजेस्ट किया, आपने तो किसी दूसरी कंपनी का जो है वो कॉपी पेस्ट करके जमा करा दिया, तो हो सकता है वही रिस्क जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसी बड़े हादसे में। और जब बड़ा हादसा कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो, अल्लाह ना करे, उसमें काफी सारे लोगों की जान भी जा सकती है, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स भी हो सकते हैं, पूरा पूरा प्लांट गिर जाता है, अपना करे पूरा पूरा डिपार्टमेंट गिर जाता है, पूरे पूरे मतलब है कि लोगों की जिंदगियां खतरे में आ जाती हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो जाते हैं, ऐसी ऐसी डिजीज उनको लग जाती है अगर अपने टाइमली, मतलब एक जगह पे नॉइस की सिचुएशन मौजूद है, एचडीएस एक्टिविटी हो रही है, आपने उसको इग्नोर कर दिया, यार शोर है ना थोड़ा, खैर है लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ठीक है, लेकिन 6 महीने बाद पता चला आपके वर्कर्स कंप्लेंट आनी शुरू होगी। एक कहता है जी मुझे कम सुनाई दे रहा है, दूसरा कहता है जी कि मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा, तीसरा कहता है मुझे तो बिल्कुल ही काम जो है ना वो खराब हो गया। तो इससे क्या होगा, आपके ट्रेन वर्कफोर्स आपकी जो है वो मुश्किल में चली जाएगी। जब आप देखें जो एम्प्लॉयर इस तरह करते हैं ना, कि मतलब इसमें निगलेक्ट करते हैं, वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं कि आपका अगर एक वर्कर जिसको आपने ट्रेन किया है, उसके ऊपर रिसोर्सेज लगाए हैं, उसके ऊपर आपने उसको खड़ा किया है, और जब वो आपके लिए प्रोडक्टिव हुआ है, तो आपके किसी वर्क इन्वायरमेंट की वजह से उसकी हेल्थ खराब हो जाए या उसको कोई इंजरी हो जाए, हो सकता है वो 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो फिर आपका पीछे काम कौन चलाएगा, नया वर्कर रखेंगे, उसको समझ ही नहीं होगी काम की, ठीक है ना, उसको पहले ट्रेनिंग देंगे, फिर वो इनएक्सपीरियंस्ड होगा, कितना ज्यादा आपको मतलब इसका लॉस हो सकता है। तो इसलिए इनको मतलब रिलीजियसली इन चीजों को सीखें, और इन पे ईमानदारी से इनके ऊपर काम करें, ऑनेस्टी से काम करें, ये बहुत बड़ा एक मुकद्दस फरीजा भी है। मैं तो इसको यकीनन कि एक बड़ा सेक्रेड वर्क समझता हूँ कि लोगों की जिंदगियों को सेफ रखना, उनको हेल्दी रखना, इससे बड़ा मुझे बताएं। अब यहाँ पे दोबारा मैं पहले तकरीबन तमाम ट्रेनिंग में ये एग्जांपल जरूर देता हूँ कि देखिए जो ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना, इनको हम मसीहा कहते हैं ना, ये जो सर्जन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि आपको जब कोई बीमारी होती है कि आपका ट्रीटमेंट करते हैं, आप इलाज करते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर कब आपका इलाज करते हैं, जब आपको बीमारी लग जाती है, ठीक है ना। और उसूल ये है कि जब भी कोई भी मशीन हो, इंसान भी तो एक मशीन ही है ना, अगर हम बाई पार्ट उसको देखें, तो जब उसके एक दफा फॉल्ट हो जाता है ना, तो दोबारा कभी भी, जिस तरह फैक्ट्री फिटेड एक पेज लगा होता है ना, उसको जब आप एक दफा खोल लें, दोबारा बेशक आप उसी तरह उसको जोड़ दें, लेकिन फिर भी 99% तो वो जुड़ जाता है, 100% कभी भी नहीं जुड़ता। तो इसलिए जो हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग होते हैं, ये प्रिवेंशन करते हैं, ये हार्म की प्रिवेंशन मीन्स के डिजीज होने से लोगों को बचाते हैं। तो डिजीज होने से बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब है कि डिजीज होने के बाद ट्रीट करना, वो तो जाहिर है आपने करना ही करना है, लेकिन अगर आपने डिजीज होने से लोगों को बचा लिया,
इंजरी होने से लोगों को, एक बंदे को कट लग गया, खुदा रास्ता छोटा सा भी लग गया, वो उसको डॉक्टर सी भी देगा, उसका जुड़ भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 100% कभी भी वो ऐसे नहीं होगा जैसे अल्लाह ताला ने पहले बना के आपको भेजा था, ठीक है ना। कभी भी आप 100% उस पोजीशन में नहीं जाते जब आप किसी चीज से कमिट हो जाते हैं, मतलब कोई डिजीज हो जाती है या इंजरी हो जाती है, तो इसलिए प्रोएक्टिवली, इसीलिए तो अब ये पूरा हेल्थ सेफ्टी का जो सिनेरियो वो चेंज हो गया। पहले ये रिएक्टिव ज्यादा होती थी हेल्थ सेफ्टी जो है, हम माजी में इसको एज ए रिएक्टिव, मतलब हादसात होते थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती थी, उसके बाद मरीज लिए जाते थे। अब सोच डिफरेंट है, अब उलट है, अब प्रोएक्टिव लोग कहते हैं कि यार नहीं, हादसात को रोको, उनके होने से रोको, उसके लिए आप असेसमेंट करो, अब टेक्निक सीखो, एनालिसिस करने सीखो, तो ऑटोमेटिकली जब ये चीज आप सीखते हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फर्क तो पड़ता है ना। नॉलेज तो बड़ी पावर होती है, इससे यकीनन फर्क पड़ता है। और आप ये देख लें, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एचआरओ की हमने कल बात की थी, कैसे काम कर रही है इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जीरो मतलब है कि वो उस पे एरर पे काम कर रहे हैं, जीरो एरर, क्योंकि उनमें माइनर सा भी एरर जो है ना, वो उनको बड़ा हाई लेवल की जो है ना वो डिफिकल्टी में डाल सकते। इसलिए ईमानदारी से काम करें, मैं तो यही आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, मैनेजिंग मैनेजिंग ऑफ द टर्म सेंसिबल रिस्क मैनेजमेंट। अब हम देखें रिस्क असेसमेंट, उसका पार्ट हैजार्ड, जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, उसके ऊपर हमने डिटेल से बात कर ली। और उनको कोशिश करें कि जब भी आपको टाइम मिले, ये जो हैजार्ड की टेक्निक्स हैं, इनकी चाहे आप एक कलेक्टिव ट्रेनिंग लें या इंडिविजुअल लेवल पे ट्रेनिंग जरूर लें, ये मैनेजेरियल लेवल पे बहुत जरूरी है। हैजार्ड की जो ये जो टेक्निक्स इस सिलेबस के अंदर इन्होंने बताई हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिस्क को मैनेज करना, ये अगला पार्ट, कि उसको जब हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, तो सेंसिबल रिस्क मैनेजमेंट किसको हम कहते हैं, उसके क्या क्या लवाजमात होते हैं सेंसिबल रिस्क मैनेजमेंट के। Sensible risk management means balancing the level of risk against the measures needed to control the real risk in terms of money, time और trouble। ये जो तीन चीजें हैं ना, मनी, टाइम और ट्रबल, ये एक अच्छे मैनेजर के लिए जो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जी तारिक साहब। सर इसकी ये जो आपने अभी बात की है कि इसकी ट्रेनिंग है, सर आप कोई कंडक्ट ट्रेनिंग इस पे करवा रहे हैं इन फ्यूचर या? अभी फिलहाल तो मैं नहीं करवा रहा, लेकिन मैं मतलब है कि उनके जो बाकी कोर्सेज हैं उनके अंदर कोई आ जाती है तो मैं उसमें करवाता हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंट अभी तक मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैंने करनी है इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर। ओके सर, जब आप करें तो फिर हमें भी एक नोट्स जरूर जरूर, मैं भेजिए। मतलब मेरे बहुत तो ज्यादा मुझे डिमांड है, बड़े स्टूडेंट मुझे अप्रोच करते हैं, लेकिन मैं असल में कमिटमेंट इतनी ज्यादा है कि, लेकिन मैं करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि लोग इसको अच्छे तरीके से सीखें। बाकी जो है ना, इनकी ट्रेनिंग्स अंदर ये पार्ट आ जाते हैं इनके छोटे मोटे, जैसे टास्क एनालिसिस मैंने उषा में बहुत पढ़ाया है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस बहुत ज्यादा उसके ऊपर मैं ज्यादा डेप्थ में भी जाके बताता हूँ, हालांकि उसका सिलेबस में इतना नहीं बताया होता, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल से जाके